कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि एड्स, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि एड्स का मतलब क्या है। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी डिजीज। उसका मतलब है कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि लोगों से रोग से लड़ने की जो शक्ति होती है, रोग प्रतिरोधक जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। तो ये कम क्यों होती है? तो ये जो कम होती है इसमें एक वायरस होता है, ठीक है ना। तो जिसे HIV वायरस हम लोग जो कहते हैं, वो जो वायरस होता है, जिसकी इस वायरस के चलते ये प्रॉब्लम होता है। तो अब हमें ये जानना है कि ये वायरस कहाँ से आता है, ये लोगों के शरीर में वायरस कैसे आता है। तो यूजुअली इसमें जो होता है कि वायरस जो है वो सबसे मेन कॉज होता है कि एक, अगर आप HIV इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ अगर आपका सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, वो सबसे बड़ा कारण एक होता है कि अगर उसके साथ आपका कांटेक्ट हुआ तो उसके चलते ये वायरस आपके शरीर में आ जाता है। अगर ये वायरस आपके शरीर में आ गया तो तुरंत एड्स नहीं होता है। पर HIV जो होता है, HIV को एड्स में बदलने के लिए कम से कम 10 साल का समय होता है या 5 साल का समय होता है, बहुत लंबा समय होता है। ऐसा नहीं है कि आपको HIV। तो हमें ये कैसे पता चलता है? पहले तो पता चलता है कि कुछ ऐसे केसेस रहते हैं जिसमें कि जो पेशेंट यूजुअली ये हमने देखा है कि माइग्रेंट में बहुत ज्यादा होता है, जो लोग बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं और उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप दूसरी औरतों के साथ हो जाता है या एक से ज्यादा लोगों के साथ होता है। तो जब ये प्रॉब्लम होता है तो हस्बैंड जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है। जब वो गांव लौट करके आता है, घर लौट करके आता है, तो जब वाइफ के साथ उसका कांटेक्ट होता है तो उसको ये डिजीज हो जाता है। तो इसका ये कैसे पता चलता है? तो धीरे धीरे जो, अगर इस पहले तो HIV का इन्फेक्शन होता है और जैसे ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, आपके शरीर में इसकी जो क्षमता घटती जाती है, तो ये आपको अलग तरीके से आपको दिखाई पड़ता है। पेशेंट कमजोर हो जाता है ना पहला। फिर उनके उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके दिखाई पड़ने लगती है, उसकी पाचन शक्ति कम हो जाती है और टीबी की शिकायत होने लगती है, क्योंकि ये जो इम्यूनिटी कम हो जाती है, जो रोग की जो प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इसके चलते आपके शरीर में बहुत सारे दूसरे रोग आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें कैसे, एक हम लोग ये है कि एक इस तरह से होता है। दूसरी बात है, अगर HIV मदर रहती है तो वो जब बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे को HIV होने का चांस रहता है। तो ये 2 तरह से होता है। एक तो जब हम लोग डिलीवरी कराते हैं HIV मदर का, तो हम लोग पूरा प्रिकॉशन लेते हैं कि डिलीवरी का जो समय होता है वो डिलीवरी का समय जल्द से जल्द हो जाए। तो इसमें हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग हर एक को ऑपरेशन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी लेडीज रहती हैं जिनके 2 या 3 बच्चे पहले हो, जिसमें कि डिलीवरी का समय कम होता है। तो कम होता है तो उसमें इन्फेक्शन होने का, बच्चे को इन्फेक्शन जाने का कम चांसेस रहता है, जिसको हम लोग वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि तुरंत डिलीवरी का प्रोसेस अच्छे से हो जाए, और नहीं तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि सीजेरियन के द्वारा हम लोग इसकी डिलीवरी कराएं। और डिलीवरी के तुरंत बाद हम लोग मदर को भी एक टैबलेट आता है, नेविरापिन का नाम है उसका, 200 मिलीग्राम का टैबलेट हम लोग मदर को तुरंत खिलाते हैं अगर HIV पेशेंट हमारे पास आते हैं। और नहीं तो फिर बच्चे को नेविरापिन का ड्रॉप, बच्चे के वजन के हिसाब से हम लोग ड्रॉप पिलाते हैं। फिर हम पीडियाट्रिशियंस को, हम लोग जो बच्चे के डॉक्टर हैं उनको हैंडओवर करते हैं, फिर उसके हिसाब से बच्चे का ट्रीटमेंट आगे चलता है। अब बच्चे का ट्रीटमेंट आगे चलता है, उसके बाद जहां तक होती है कि फिर हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चे को क्या मिलना चाहिए, है ना। बच्चे, या तो बच्चा माँ का दूध ले, तो उसमें हम लोग बोलते हैं या तो बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ले कि वो सिर्फ माँ के दूध पर ही रहे, या फिर बच्चा बाहर का दूध ले, दोनों को मिला के नहीं देना है। तो वो हम लोग, ये डिपेंड करता है। लेकिन है कि अगर जैसे कि अगर हम लोग बाहर का दूध ज्यादा प्रेफर करते हैं कि मिल्क के द्वारा भी बच्चे को HIV का इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो जब हम मिल्क के द्वारा रहता है तो, लेकिन हमारे इंडिया में है उतने लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो है दूध, वो बाहर का दूध खरीद के, डब्बे का दूध खरीद करके दे सके। तो हम लोग बोलते हैं तो या फिर माँ अपना पूरी तरह उसको दे, दोनों मिक्स मिल्क हम लोग मना करते हैं। और दूसरी जो HIV के अगर जो पेशेंट जिनके सिम्टम्स होते हैं तो हम लोग टेस्ट कराते हैं। तो HIV का एक टेस्ट होता है जब भी, लेकिन हम लोग टेस्ट कराते हैं। और आजकल हम लोग गर्भवती स्त्रियों को भी नियम से HIV का टेस्ट कराते हैं। लेकिन हम लोग ये सब हम लोग ये मान के चल सकते हैं, या हम लोग ये सोच सकते हैं कि अगर उनके हस्बैंड को HIV का प्रॉब्लम रहा होगा तो पेशेंट को हो सकता है। तो अगर पेशेंट को, लेकिन हम लोग जब भी HIV का टेस्ट कराते हैं, ये एक रूटीन टेस्ट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जब हम HIV का टेस्ट कराते हैं तो वो हम हमेशा कंसेंट के साथ हम लोग पहले काउंसलिंग करते हैं
कि हम HIV का टेस्ट, क्योंकि HIV का इन्फेक्शन सिर्फ इसी के चलते नहीं होता है, बहुत बार एक नजदीक का कांटेक्ट हुआ या एक दूसरे का किस करने के चलते हुआ, जो आपका जो शरीर का जो द्रव है जो लार के रूप में या किसी के रूप में रहता है, ये अगर दूसरे पेशेंट को जाता है तो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, लेकिन अगर हम हाथ मिला रहे हैं या बैठ रहे हैं तो उसे HIV नहीं फैलता है। तो ये है, तो हम लोग इस तरह से देखते हैं और हम लोग HIV का टेस्ट कराते हैं। और हमारे यहाँ सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो उसमें हम फिर एक स्पेशल ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसे CD4 काउंट कराते हैं। उसमें जो सेल होता है उस सेल का नंबर हम देखते हैं, अगर नंबर कम है तो पेशेंट ज्यादा इन्फेक्टेड रहता है, अगर नंबर ज्यादा है तो हम वो उसका इन्फेक्शन कम होता है। फिर आजकल हमारे बहुत सरकारी सुविधाएं हैं और उसकी जो टैबलेट्स चलती हैं, उनकी दवाइयां मिलती हैं। बाजार में तो काफी महंगी दवाइयां मिलती है, मेरे विचार से बाजार में भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन सरकारी अस्पताल में है, जैसे हमारे रिम्स में है। तो वहां पर वो एक जो HIV पेशेंट रहती है, हम लोग उनको, जैसे किसी पेशेंट का पॉजिटिव रिपोर्ट आता है, हम लोग वहां पे रेफर करते हैं और वहां पर नियम से उनको बुलाया जाता है, उनका टेस्ट किया जाता है और उनको दवाइयां वहां से फ्री में मिलती है। तो इस HIV से बचने के लिए वही है कि हम लोग एक तो सबसे पहला कारण होता है असंयमित संयोग जो होता है, तो उस हिसाब से हमें इससे बचाव करना चाहिए और जितना कोशिश करना चाहिए कि हम लोग अगर इस तरह की परेशानी, अगर ऐसा कांटेक्ट होता है तो हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करें, जिसमें कॉन्डोम का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉन्डोम के इस्तेमाल से भी इसके कारण बहुत कम होता है। अब हम फिर से डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर निर्मला नाग जी के पास जाते हैं और उनसे भी जानकारी चाहेंगे कि वो भी आप हमें एक थोड़ा सा बताए कि और कौन कौन से प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए इस एड्स से बचाव के लिए। तो अगर थोड़ी सी अधिक जानकारी डालने के लिए सभी अभी नए, खासकर नए जनरेशन के लोगों को, जो कि अभी बहुत सारी समाज में ऐसी कुरीतियां आ गई हैं जिसे कि हम ओपनली बोलना नहीं चाहेंगे, मल्टीपल सेक्स पार्टनर जैसे हुआ, चाहे बहुत इस तरह की जो होती है, तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि संयम से काम ले। ठीक है, संयम रखना बहुत जरूरी है। और जो भी महिलाएं चूंकि प्रेग्नेंट होती है तो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होता है, इसलिए जो भी गांव, अगर जो पढ़े लिखे हैं वो गांव में कम से कम महिलाओं को ये कहे कि जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होता है, क्योंकि गांव से भी बहुत सारे वर्कर्स हमारे बाहर जाते हैं और वो काफी किसी के संपर्क में आते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि जो पढ़े लिखे हैं वो बगल अगल जो है गाँव वाले इस लोगों से मुलाकात होती है तो उन लोगों से कहे कि भाई आप गर्भवती हो गई हैं, आप जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है वो आप कराओ। और कभी किसी को जैसे ब्लड वगैरह की जरूरत है तो चूंकि ब्लड से भी संक्रमण फैलता है, तो ये हम चाहेंगे कि वो ऑथराइज जो है, जहाँ का ब्लड बैंक का सही है, जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन आपको होता है, HIV के लिए हम टेस्ट करते हैं, उसी के बाद ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, उस चीज का वो रखें। फिर आजकल बहुत जैसे डॉक्टर नहीं है जो, और झोला छाप जिन्हें कहा जाता है, वो भी प्रैक्टिस करते हैं किस चीज का इंजेक्शन लगा रहे हैं क्या, तो आपको इतनी जानकारी होना चाहिए कि वो डिस्पोजेबल सिरिंज से, चाहे स्टरलाइज सिरिंज जो अच्छा से किया हुआ है, आजकल तो यूजुअली सभी जगह स्टरलाइज सिरिंज वगैरह का ही उपयोग होता है, तो ये सब 3-4 बेसिक चीजें वो इस तरह का करें। और नया जनरेशन लोगों से यही है कि थोड़ा सा अवेयरनेस, जागरूक रहे आप इस चीज में और संयम से काम ले, और ये थोड़ी सी जानकारी आप अगल बगल भी बताएं तो उससे अनेक लोग लाभान्वित होंगे। इस अच्छे सुझाव के लिए हम दोनों डॉक्टर साहिबा को धन्यवाद देते हैं। फिर से हम डॉक्टर शशिबाला जी को धन्यवाद देंगे, फिर से हम डॉक्टर निर्मला नाग जी को धन्यवाद देंगे। और कोशिश चाहेगी कि हर बार आप लोग महिला सशक्तिकरण को और एक जिम्मेदार नागरिक होकर युवाओं में, महिलाओं में और भी लोगों में, हर एक चीज में आप लोगों ने बढ़ावा दिया है, इसके लिए कोशिश आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। टीम 1 दिसंबर 2020 में जो एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसमें हमारा सहयोग करने के लिए हमारे बीच 2 डॉक्टर हैं जो महिलाएं हैं, जो समाज में सशक्तिकरण के साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं। उन्हें लगता है कि इस विषय में बात होनी चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने कोचा को टीम को एक मौका दिया है। इसके लिए हम सबसे पहले अपने डॉक्टर साहिबा लोग को धन्यवाद देते हैं, डॉक्टर शशिबाला जी को, डॉक्टर निर्मला नाग जी को। तो फिर से एक बार कोचा टीम धन्यवाद कहती है। और बस हम थोड़ा सा एड्स के बारे में जानना चाहेंगे, ताकि युवाओं को और समाज में फैले हुए बहुत सारी कुरीतियां हैं, उसको मिटाने के लिए आप लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे, थोड़ा सा हमें बताएंगे
इसके लिए हम सबसे पहले डॉक्टर शशि बाला जी से पूछना चाहेंगे कि मैम एड्स की रोकथाम हम लोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें रोकथाम के पहले हमें जानना चाहिए कि एड्स क्या है। तो एड्स जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी डिजीज है। ये एक HIV वायरस या रेट्रोवायरस RNA वायरस से होता है। तो पहले सबसे हमें ये जानना चाहिए कि एड्स में होता क्या है। तो एड्स जो एक बीमारी है जिसमें रोग से लड़ने की जो प्रतिरोधक शक्ति होती है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है और हमारे शरीर में बहुत सारी दूसरी बीमारियां घर कर जाती हैं। तो इसी जो एड्स का यही प्रॉब्लम सबसे बड़ा होता है। लेकिन सबसे पहले जो HIV इन्फेक्शन होता है जो रेट्रोवायरस है, तो ये HIV इन्फेक्शन कैसे आता है? तो सबसे पहले इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले है कि ये हमारे शरीर से दूसरे के शरीर में जाता है। तो ये हमारे एक दूसरे के शरीर में एक द्रव के रूप में ही जाता है। आइदर या तो वो एक दूसरे के शरीर में एक हमारा जो भी लिक्विड जो हमारे शरीर में है वो दूसरे के शरीर में गया, वो या तो ब्लड के रूप में जाता है या फिर मिल्क के रूप में जाता है। तो इस तरह ये चीजें होती हैं। तो सबसे पहला कारण है एड्स का कि ये एक सेक्सुअल कांटेक्ट के चलते होता है। तो ये जो सेक्सुअल कांटेक्ट है यूजुअली ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी आपका संबंध हो और वो सेक्सुअल कांटेक्ट उसी के चलते होता है अगर आप पहला है कि अगर जो भी इन्फेक्टेड एक पार्टनर है, इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ दूसरे है जो कांटेक्ट होता है तब एड्स होने का चांस होता है। और सबसे एक दूसरा कारण भी है जिसमें अप्राकृतिक यौन संबंध जो होते हैं उसके कारण भी होता है। एक सबसे बड़ा कारण ये है। उसके बाद अगर महिला गर्भवती हो जाती है तो फिर मदर से बच्चे को होता है जिसको हम लोग वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये जो होता है इसको हमें रोकथाम के लिए तो सबसे पहले हमें सामाजिक तौर पर ये जानना चाहिए कि जब भी हमारा कुछ ऐसा अनैतिक या एक से ज्यादा लोगों से यौन संबंध ना हो, अगर इस दौरान यौन संबंध होते हैं तो हमें इस दौरान कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक के शरीर से दूसरे के शरीर में कोई भी लिक्विड नहीं जाना चाहिए। और दूसरा है कि एक तो आपका ये हुआ, दूसरा है कि एक सही प्राकृतिक यौन संबंध होना चाहिए। और हमें दो कारण ये हुए। तीसरा एक है कि जैसे मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ इसलिए मैं और आगे बताना चाहती हूँ कि जब डिलीवरी के दौरान अगर एक एड्स पीड़ित महिला या HIV संक्रमित महिला अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो हम लोग उस दौरान उसकी एक सही देखभाल करते हैं। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के डिलीवरी के दौरान माँ को बच्चे से इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो जो प्रसव की प्रक्रिया होती है उसको जितना कम समय में डिलीवरी हो तो वो उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो इस पर हम लोग ज्यादा ये चाहते हैं कि ये सिजेरियन सेक्शन या ऑपरेशन द्वारा प्रसव हो जिसमें कि तुरंत हम लोग माँ के शरीर से बच्चे को तुरंत हम लोग निकालें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक बार हम लोग ऑपरेशन की ही जरूरत हो, क्योंकि इस दौरान होता है कि मदर के शरीर का ब्लड बच्चे में कम जाता है और मदर के शरीर का जो भी लिक्विड है वो बच्चे में कम जाता है। तो हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। और दूसरा है कि अगर ऐसा नहीं है कि हर एक बार हम इस पर ध्यान दें, ऑपरेशन ही हो, लेकिन अगर सामान्य प्रसव के द्वारा डिलीवरी होती है उस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं कि प्रसव का समय ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, वो कम समय में सही समय पर प्रसव होना चाहिए। और उस दौरान हम लोग अपना प्रिकॉशंस लेते हैं। और जो भी डॉक्टर अपना ऑपरेशन कराते हैं, जो भी इस पर ध्यान देते हैं या प्रसव कराते हैं, वो भी अपना पूरा प्रिकॉशन लेके कराते हैं। और दूसरा है कि माँ से जो बच्चे को होता है, माँ से जो बच्चे को एड्स होने के चांसेस रहते हैं, उसमें हम लोग माँ को ये समझाते हैं कि जो या तो बच्चे को जो ब्रेस्ट फीड करती है तो या तो वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो कि बच्चे के दूध में ही माँ का दूध ही बच्चा ले, या फिर उसको ऊपर का दूध दिया जाए। दोनों को मिलाकर हम लोग मना करते हैं। ये हमारा ये है जरूरी। इस सुंदर से विचार के लिए हम डॉक्टर शशि बाला जी को धन्यवाद देते हैं। अब हम फिर से डॉक्टर साहिबा डॉक्टर निर्मला नाग जी के पास जाते हैं और उनसे भी जानकारी चाहेंगे कि वो भी आप हमें एक थोड़ा सा बताए कि और कौन कौन से प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए इस एड्स से बचाव के लिए। तो अगर थोड़ी सी अधिक जानकारी डालने के लिए इस पर।
सभी अभी नए खासकर नए जनरेशन के लोगों को जो कि अभी बहुत सारी समाज में ऐसी कुरीतियां आ गई हैं जिसे कि हम ओपनली बोलना नहीं चाहेंगे। मल्टीपल सेक्स पार्टनर जैसे हुआ, चाहे बहुत इस तरह की जो होती है, तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि संयम से काम ले। ठीक है, संयम रखना बहुत जरूरी है। और जो भी महिलाएं चूंकि प्रेग्नेंट होती है तो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होता है, इसलिए जो भी गांव अगर जो पढ़े लिखे हैं वो गांव में कम से कम महिलाओं को ये कहे कि जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होता है, क्योंकि गांव से भी बहुत सारे वर्कर्स हमारे बाहर जाते हैं और वो काफी किसी के संपर्क में आते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि जो पढ़े लिखे हैं वो बगल अगल जो है गाँव वाले इस लोगों से मुलाकात होती है तो उन लोगों से कहे कि भाई आप गर्भवती हो गई हैं, आप जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है वो आप कराओ। और कभी किसी को जैसे ब्लड वगैरह की जरूरत है तो चूंकि ब्लड से भी संक्रमण फैलता है, तो ये हम चाहेंगे कि वो ऑथराइज जो है जहाँ का ब्लड बैंक का सही है, जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन आपको होता है, HIV के लिए हम टेस्ट करते हैं, उसी के बाद ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, उस चीज का वो रखे। फिर आजकल बहुत जैसे डॉक्टर नहीं है जो, और झोला छाप जिन्हें कहा जाता है, वो भी प्रैक्टिस करते हैं किस चीज का इंजेक्शन लगा रहे हैं क्या, तो आपको इतनी जानकारी होना चाहिए कि वो डिस्पोजेबल सिरिंज से, चाहे स्टरलाइज सिरिंज जो अच्छा से किया हुआ है, आजकल तो यूजुअली सभी जगह स्टरलाइज सिरिंज वगैरह का ही उपयोग होता है, तो ये सब 3-4 बेसिक चीजें वो इस तरह का करे। और नया जनरेशन लोगों से यही है कि थोड़ा सा अवेयरनेस, जागरूक रहे आप इस चीज में और संयम से काम ले, और ये थोड़ी सी जानकारी आप अगल बगल भी बताएं तो उससे अनेक लोग लाभान्वित होंगे। इस अच्छे सुझाव के लिए हम दोनों डॉक्टर साहिबा को धन्यवाद देते हैं। फिर से हम डॉक्टर शशि वाला जी को धन्यवाद देंगे, फिर से हम डॉक्टर निर्मला नाग जी को धन्यवाद देंगे। और कोशिश चाहेगी कि हर बार आप लोग महिला सशक्तिकरण को और एक जिम्मेदार नागरिक होकर युवाओं में, महिलाओं में और भी लोगों में, हर एक चीज में आप लोगों ने बढ़ावा दिया है, इसके लिए कोशिश आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। आज कोशिश विश्व एड्स दिवस मना रहा है और इसे हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे भी समाज सेविका, एक माँ, एक बहन, एक जुझारू महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हमारे भी शीला लिंडा जी है। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने हटिया चांदनी चौक में वो प्रकाश कुंज नामक संस्था चलाती है और वो काफी बच्चों को, बड़ों को, महिलाओं को, बूढ़ों को हमेशा से ही समाज के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए काफी कार्य कर रही है। इसके लिए पूरा कोयचा की टीम उनको धन्यवाद देती है। हम शीला जी के आभारी कि उन्होंने अपना बहुत बहुमूल्य समय निकाल कर हमें दिया है। हम काफी उत्साहित है ये जानने के लिए कि आप एक महिला होते हुए इतनी सारे काम कर रहे हैं और हमें भी मौका दे रहे हैं। इसके लिए हम पूरा कोयचा की टीम धन्यवाद देती है और चाहेगी कि वो एड्स के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दें। जोहार, कल 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस है और मैं आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि एड्स एक बहुत ही लाइलाज बीमारी है और ये समाज में कोढ़ की तरह फैलते जा रहा है। अगर इससे बचना चाहते हैं तो हम सभी युवा साथी, हमारे जो भी दोस्त हैं, जो युवा साथी हैं, जो हमारे युवा पीढ़ी हैं, उनको ये बताना होगा कि एड्स से होने वाली जो जानलेवा एक बीमारी है उससे कैसे बचा जाए, इससे लोगों को प्रति कैसे जागरूक किया जाए, जैसे इससे लोगों में ये कैसे बचाव किया जाए, इसका हम लोगों को जानकारी हासिल करना चाहिए और लोगों को ये जागरूक करना चाहिए कि एड्स से कैसे बचा जाए। इस बीमारी के प्रति, एड्स बीमारी के प्रति ये बहुत ही जरूरी है और हमारे समाज के लिए जो युवा है उनको आगे आना होगा, समाज को जागरूक करना होगा। धन्यवाद।